हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी के करंट अफेयर जो सीरीज है उसमें आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग समाचार का 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे। वैकल्पिक प्रश्न के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। ठीक है ना। चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो क्या है। ये जो है 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का यहाँ पे संग्रह है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि कहाँ है, रायपुर के अंदर है, हमको पता है। ठीक है ना। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के रबर अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में रबर की खेती के लिए संभावनाएं तलाश रही है। ठीक है ना। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर जम्मू कश्मीर, ये चारों राज्यों में से कौन से राज्य का जो रबर अनुसंधान केंद्र है उसके साथ एक समझौता किया जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ के अंदर भी रबर की खेती की संभावनाएं तलाशी जा सके या संभावनाएं व्यक्त की जा सके। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। केरल का जो रबर अनुसंधान केंद्र है जो कि कोट्टायम में, ठीक है, केरल का कोट्टायम में एक रबर अनुसंधान केंद्र है उसका और छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इन दोनों के मध्य में समझौता हुआ है ताकि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, ठीक है ना, ये भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसकी एक प्रायोगिक तौर पर इसका क्या खेती किया जाएगा। ठीक है ना। और ये चेक किया जाएगा कि यहाँ की जो क्लाइमेट है इस क्षेत्र की, क्या वहाँ पे रबर की खेती हो सकती है कि नहीं। तो बस्तर में इसका लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, ठीक है ना, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका प्रायोगिक तौर पर शुरुआत की जाएगी। ठीक है ना। और देखिए, जैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसके जो वर्तमान कुलपति कौन है आप सभी को पता होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो वर्तमान कुलपति हैं वो हैं गिरीश चंदेल। ठीक है, गिरीश चंदेल जी हैं। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है इसको शॉर्ट में IGKV भी लिख सकते हो। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसका स्थापना यह है कहाँ, तो रायपुर के अंदर है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुआ था। ठीक है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वो छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाँ, प्रश्न क्रमांक 2 है कि छत्तीसगढ़ के किस योजना को वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंगना में शिक्षा कार्यक्रम, मोर आखर कार्यक्रम, रोका छेका अभियान और मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम। इन चारों में से किसे जो है 2022 का स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंगना में शिक्षा। ये जो कार्यक्रम है इसको 2022 का स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्योंकि ये है क्या कि कोविड के समय ना, ठीक है, कोविड के समय जब लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो महिला शिक्षिकाएं थी उनके माध्यम से ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना, याद रखने वाली बात है। कब? कोविड लॉकडाउन के समय महिला शिक्षिकाओं के द्वारा। तो ये जो एक बहुत ही अच्छी पहल थी छत्तीसगढ़ सरकार की, इसीलिए इसे स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2022 के। ठीक है ना। जैसे मोर आखर कार्यक्रम देखेंगे तो इसकी शुरुआत 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई 2022 को किया गया था, यूनिसेफ के संचालन में किया था। ठीक है ना, यूनिसेफ के संचालन में किया गया था और शुरुआत इसका गौरेला पेंड्रा मरवाही से, GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही से इसकी किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था मोर आखर कार्यक्रम का कि प्राथमिक शाला के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी प्रारंभिक भाषा और शिक्षा में सुधार करना था। ठीक है ना। क्या था? मोर आखर जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य ये था कि प्राथमिक शाला के जो बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाना था। ठीक है ना। रोका छेका अभियान तो हम जानते हैं, इसका क्या काम था? खरीफ फसलों की सुरक्षा। ठीक है ना, खरीफ फसलों की सुरक्षा जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। और इसका जो है 10 से 20 जुलाई, ठीक है ना, 10 से 20 जुलाई 2022 तक ये चलाया गया था। ठीक है ना, 10 से 20 जुलाई 2022 तक ये चलाया गया था रोका छेका अभियान। और चौथा जो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, जो ये अभियान है इसको 1 सितंबर 2022 को चलाया गया था। हालांकि ये जो करंट अफेयर्स पुराने हैं, फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि 1 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। और इसका जो उद्देश्य था कि खरीफ फसलों का बीमा कराना था, खरीफ फसलों के बीमा से संबंधित था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। एक चीज और याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो कृषि मंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ का जो कृषि मंत्री है वो कौन है? वो है रविंद्र चौबे। ठीक है, रविंद्र चौबे जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाचा समितियों को
प्रोत्साहन स्वरूप कितनी राशि देने की बात कही है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि अभी जितने भी छत्तीसगढ़ के अंदर नाचा समितियाँ उन सबको कुछ प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ठीक है ना, कितना दिया जाएगा? 21,000 रुपये, मतलब प्रत्येक नाचा समिति को। ठीक है ना, 21,000 रुपये, 11,000, 15,000, 10,000। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 10,000 रुपये। छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी भी नाचा समितियाँ उन सबको 10,000 रुपये जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा और कुछ जान लेते हैं नाचा के बारे में, अगर नाचा जो यहाँ पे आया है। ठीक है, तो जो नाचा है वो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य है, फोक थिएटर है। ठीक है ना, सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य। ठीक है, लोक नाट्य को क्या कहते हैं? फोक थिएटर। ठीक है, फोक थिएटर या लोक नाट्य है। ठीक है, हाँ देखिए जो नाचा है इसका प्राचीन नाम और क्या था? इसको पेखन के नाम से जाना जाता था। क्या क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी इसको नोट डाउन कर लेंगे। पेखन, या कई बार से इसको छैला पार्टी या छैला नृत्य भी कहा जाता है। छैला पार्टी या फिर छैला नृत्य, ये सब जो है अन्य नाम है। छैला पार्टी या छैला नृत्य जो है नाचा का ही अन्य नाम है, और प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे तो पेखन। ठीक है ना, देखिए अगर आपसे पूछेगा कि नाचा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है ना, तो नाचा का जो भीष्म पितामह है या फिर प्रवर्तक या पुरोधा, ये आपसे पूछ ले तो ये हैं दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। ठीक है, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। ठीक है, याद नाम रखिएगा। नाचा के भीष्म पितामह कौन थे? दुलार सिंह मंदरा जी। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ दे कि और इन्होंने क्या किया था कि जो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी हैं, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम नाचा पार्टी की स्थापना किया था, जिसका नाम था रवेली। ठीक है, रवेली नाचा पार्टी। ठीक है, रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो थे दुलार सिंह मंदरा जी, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ के लोक कला के पुजारी किन्हें कहा जाता है, देखिए आपको यहाँ से नाचा से संबंधित कुछ और नाम भी याद रखना है, जैसे कि आप सुने होंगे दाऊ महासिंह चंद्राकर। महासिंह चंद्राकर, ये आपको याद नाम रखना है। जो दाऊ महासिंह चंद्राकर हैं, इनको छत्तीसगढ़ के लोक कला के पुजारी कहा जाता है। ठीक है, लोक कला के पुजारी इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सोन्हा बिहान जो लोक नाचा पार्टी है ना, लोक कला मंच जो है सोन्हा बिहान, ठीक है, क्या नाम है? सोन्हा बिहान। इसका संस्थापक कौन थे? तो महासिंह चंद्राकर जो थे वो सोन्हा बिहान जो लोक कला मंच है इसके संस्थापक थे। ठीक है, और एक नाम याद रखिएगा, क्या याद रखा? कि रामचंद्र देशमुख। ठीक है, ये सभी जो है नाचा से संबंधित है, रामचंद्र देशमुख। ठीक है, रामचंद्र देशमुख जो है इनको छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, लोक कला के उद्धारक। ठीक है, लोक कला के पुजारी किसे? तो दाऊ महासिंह चंद्राकर को, और लोक कला के अगर उद्धारक पूछ दे तो कौन थे? रामचंद्र देशमुख को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने देहाती कला मंच का स्थापना किया था। कहाँ पे लिखे? हाँ यहाँ पे। ठीक है, देहाती कला मंच। ठीक है, 1951 में। ठीक है, कब? 1951 में देहाती कला मंच। और चंदैनी गोंदा, एक और भी नाम याद रखिएगा, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, वो भी किसके द्वारा? रामचंद्र देशमुख के द्वारा ही। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी 1971 में, आप एक बार लिख लीजिएगा। तो 1951 में देहाती कला मंच और 1971 में चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? रामचंद्र देशमुख थे। एक और नाम आप याद रख सकते हैं, हबीब तनवीर। हबीब तनवीर, ये सब लोक नाट्य से संबंधित है। ठीक है ना, ये तीनों जो है नाचा से संबंधित, और ये हबीब तनवीर जो है लोक नाट्य से संबंधित है। ठीक है ना, हबीब तनवीर। इन्होंने 1954 में दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना किया था इन्होंने, हबीब तनवीर ने। और 1959 में रायपुर में नया थिएटर का स्थापना किया था। ठीक है ना, 1954 में हिंदुस्तान थिएटर कहाँ? दिल्ली में। और 1959 में रायपुर के अंदर नया थिएटर का स्थापना किया था। तो इतना सारा चीज़ आपको यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत कब से हुई? ठीक है ना, हमारे भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने क्या किया था? सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत किया था, हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत किया, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की। ठीक है, तो ये कब? 1 अप्रैल 2023, 3 अप्रैल 2023, 5 अप्रैल 2023 की 6 अप्रैल 2023? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2023 को सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत किया गया, जो कब तक चलेगा? तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है ना, 30 अप्रैल 2023 तक ये जो है सर्वेक्षण चलेगा। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि अभी विगत जितने भी वर्ष, अभी क्योंकि 2018 के बाद से हमारे छत्तीसगढ़ में
जो है कांग्रेस की सरकार आई, तो इन्होंने जितनी भी अपनी योजनाएं लाए, जितना भी कार्यक्रम इन्होंने लाया, या फिर जितने भी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं ला गया, उनसे क्या जीवन स्तर में क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो उसका वहाँ से जो डाटा सर्वेक्षण के पश्चात जो मिलेगा, उसी का प्रयोग किया जाएगा कि भविष्य में जो योजनाएं लाई जाएंगी उस पर इम्प्लीमेंट करने में कार्य आएगा। तो ये जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सरकार है विगत वर्ष में जितनी भी योजनाएं लाया, उससे क्या जो है लोक जीवन पर प्रभाव पड़ा, उसी को एक डाटा के माध्यम से तैयार करना है, ताकि भविष्य में उसका यूज़ किया जा सके, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो 1 अप्रैल 2023 को शुरुआत हुआ और 30 अप्रैल 2023 तक ये चलेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न क्रमांक 5 है कि मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को प्रत्येक माह में कितने रुपए का भत्ता दिया जाएगा, ठीक है ना। 4,000 रुपये, 2,500, 1,500 या फिर 3,100। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2,500, ठीक है। ये जो बेरोजगारी भत्ता योजना है, इस योजना के तहत जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं, ठीक है, उनको प्रति माह 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा, ठीक है ना। ये जो है सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जो बेरोजगारी भत्ता के लिए जो आवेदक होंगे, उनका उम्र 18 से लेकर 35 वर्ष तक का होना चाहिए, ठीक है। 18 से कम नहीं होना चाहिए और 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए और 18 से 35 वर्ष के बीच में उम्र होना चाहिए, ठीक है। और उनका जो है न्यूनतम 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। रोजगार पंजीयन कितना? न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए, और एक जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। इसके अंतर क्या किया जाएगा कि जो आवेदक होंगे जिनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उनको महीने का 2,500 रुपये तो दिया ही जाएगा, साथ में उनको कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो 1 वर्ष के पश्चात वो अपना प्रशिक्षण के अपने कौशल के माध्यम से कोई दूसरा जो है अपना रोजगार तलाश सके, ठीक है ना। अगर वो ये 1 वर्ष के लिए ही होगा, विशेष परिस्थिति में 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, परंतु एक जो आवेदक होगा उनको 1 वर्ष के लिए ही हर महीने 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा, साथ ही साथ कौशल विकास प्रशिक्षण भी उनको दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई आवेदक ये कौशल विकास प्रशिक्षण लेने से मना कर दे तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। इतना सारा चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या है। प्रश्न क्रमांक 6 है कि छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है। क्या बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? डिजिटल संगी, डिजिटल छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ डिजिटल रेडियो या फिर डिजिटल संगवारी। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल संगवारी, ठीक है। ये डिजिटल संगवारी जो होगा छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन होगा, जो कि पूर्णतः छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के अंदर होगा, ठीक है। भूपेश बघेल के द्वारा अपने निवास कार्यालय से 31 मार्च 2023 को इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना। कब? 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2023 को इसको लॉन्च किया गया। इसके जो फाउंडर हैं, ठीक है, जो डिजिटल संगवारी के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उनका नाम है राहुल शर्मा, ठीक है। क्या नाम है? राहुल शर्मा। इसी समय क्या बोलते हैं, जब इसका लॉन्चिंग किया जा रहा था भूपेश बघेल के द्वारा निवास कार्यालय से, वहीं पर उन्होंने कका जिंदा है, जो एक छत्तीसगढ़ी कका, यहाँ पे लिखता हूँ पहले, कका जिंदा है, ठीक है, जो कि एक छत्तीसगढ़ी ऑडियो गीत है, इसका भी विमोचन उन्होंने किया था, ठीक है ना। इसका मुख्य जो है ये डिजिटल संगवारी, जो ये डिजिटल रेडियो स्टेशन है, इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ का जो लोक कला है, जो लोक संस्कृति है, गीत संगीत है, इन सबको आम लोगों तक पहुंचाना, ताकि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वो निरंतर बना रहे, ठीक है ना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। उम्मीद है आपको याद रहेगा ये, इसका क्या नाम है? डिजिटल संगवारी, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पहली बार ग्रेफाइट का ई नीलामी केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक में किया गया, यह किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा की कोरिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है बलरामपुर के अंदर केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक है। ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार ग्रेफाइट का भी ई ऑक्शन किया गया या फिर नीलामी किया गया, ठीक है ना। क्या किया गया? ग्रेफाइट का छत्तीसगढ़ के अंदर पहली बार ई नीलामी किया गया। कहाँ का? तो केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक है, उसका नीलामी किया गया, ठीक है ना। तो इस नीलामी में 111% अधिकतम बोली के साथ, ठीक है,
अधिकतम बोली कितना 111%, अधिकतम बोली के साथ जो एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है मेसर्स माँ कुदरगढ़ी, ठीक है, मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको ये जो है दिया गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए छत्तीसगढ़ जो है ग्रेफाइट ब्लॉक का ई नीलामी करने वाला तीसरा राज्य हो गया। कौन से नंबर का? तीसरा राज्य है। पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य जो था उड़ीसा, दूसरा जो है झारखंड, ठीक है, और तीसरा जो है हमारा छत्तीसगढ़ जो है ग्रेफाइट का नीलामी करने वाला हो गया, ठीक है। ग्रेफाइट का जो यूज़ है बैटरी में किया जाता है, लुब्रिकेंट की तरह, स्नेहक की तरह किया जाता है, या फिर क्रूसिबल वगैरह का निर्माण करने में इसका यूज़ किया जाता है। बैटरी वाला में विशेष करके इसका ध्यान दिया जाता है। ग्रेफाइट क्या है? तो एक कार्बन का अपर रूप है, ठीक है, कार्बन का अपर रूप है। जो पेंसिल की जो लीड होती है ना, वो भी किसकी? ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को पुरस्कृत नहीं किया गया, ठीक है। ये जो है एक्चुअली ये पुराना है, तो आपको एज ए रिवीजन की तरह ये क्वेश्चन को यहाँ पे डाला हूँ मैं, ठीक है। तो बताना आपको है कि पद्मश्री पुरस्कार जो 2023 में मिला, उसमें छत्तीसगढ़ के 3 व्यक्तित्वों को मिला 2023 का, परंतु यहाँ पे 4 है। ये 4 में से ऐसा कौन है जिसको 2023 का पुरस्कार नहीं मिला है उनको, ठीक है। उषा बारले, अजय मंडावी, डोमार सिंह कंवर और श्रीमती तीजन बाई, इसमें से कौन सा है जिसको नहीं मिला 2023 का, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती तीजन बाई। बाकी उषा बारले, अजय कुमार मंडावी और डोमार सिंह कंवर, इन तीनों को 2023 का पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, और तीनों के तीनों कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ के, ठीक है ना। देखिए जो उषा बारले हैं, इनका संबंध जो है पंडवानी से है। किससे? पंडवानी से, और ये दुर्ग जिले के, ठीक है ना। अजय कुमार जो मंडावी हैं, ये जो है लकड़ी पर कलाकृति उकेरने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, लकड़ी पर कलाकृति, ठीक है। और जो तीसरा है डोमार सिंह कंवर, ये नाचा के क्षेत्र में इनको दिया गया, ठीक है, नाचा क्षेत्र में। इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जो तीजन बाई है, इनको तो पता है कि इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों तरह के पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। तीजन बाई को पद्मश्री दिया गया था कब? तो 1987 में दिया गया था, और आपको याद ऐसे रहेगा कि हर एक 16 साल के बाद मिला था। तो 1987 में पद्मश्री, और जब इसमें 16 साल जोड़ेंगे तो आएगा क्या? 2003, ठीक है। 2003 में उनको पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण, ठीक है। और फिर इसमें जब 16 साल जोड़ दिया जाएगा तो 2019 आएगा, और 2019 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। किसको? तीजन बाई। याद रहेगा 1987 में पद्मश्री, फिर 2003 में पद्म भूषण, और 2019 के अंदर उनको क्या मिला था? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। और ये कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ की ये पहली हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, पद्म विभूषण, ठीक है। बाकी पद्मश्री और पद्म भूषण तो मिला। अगर आपसे पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया था, ठीक है ना, पद्मश्री पुरस्कार छत्तीसगढ़ का जो प्रथम था वो किससे दिया गया था? तो ये दिया गया था पंडित मुकुटधर पांडे जी को, पंडित मुकुटधर पांडे को दिया गया था 1976 में, साहित्य के लिए, ठीक है ना। कब? 1976 के अंदर दिया गया था पद्मश्री। अगर आपसे पूछ दे कि पद्म भूषण पहले किसको दिया गया था? पद्म भूषण, ठीक है, सबसे पहले किसको? तो ये दिया गया था हबीब तनवीर को, ठीक है, कला के क्षेत्र में दिया गया था हबीब तनवीर को 2002 में, ठीक है। अब पद्म विभूषण पहली बार किसको दिया गया था? तो तीजन बाई को 2019 में दिया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो का 8 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक के लिए है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, आप अपना पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद।